माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप ये प्रश्न है कि एलाइड सेक्टर किसानों के इनकम को हम दुगुना करें, तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर को भी अपन ध्यान दें। मेरा प्रश्न उसी आशय से है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि मादा गौवंशी पशु कितने हैं। आपने बताया है लगभग 53 लाख जो है टोटल में मादा है, तो उसके गर्भधान के लिए आपके पास क्या नीति है? पशु प्रजनन नीति कह लें, पशु प्रजनन नीति क्या है? कौन सा टीकाकरण किस तरह से आप करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? माननीय चंद्राकर जी, आपने मादा का तो संख्या बता दिया, नर का संख्या नहीं बताया। अब नर में तो ऐसा है, राम विचार जी खुद, अब क्या आगे बोलूं, इनसे बड़े क्षमतावान वीर पुरुष और कोई है नहीं नर भी। हंसना बंद करिए, उत्तर दीजिए भाई। अब क्या उत्तर दे? उसको बोलते नहीं बन रहा है। अब पहले ही बता दिया कि प्रधानमंत्री का नाम आपने ले दिया, उसके बाद फिर क्षमता के बारे में बता दिया, तो उनको तो अपनी वास्तविकता पता है ना। देखिए, हाँ अब ठीक हुआ, नॉर्मल। हाँ फिर से तय रिपीट कर। सब भूल गए। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा है कि गौवंशी जो है उनके टीकाकरण के लिए, गर्भाधान के लिए आपकी नीति क्या है? पशु प्रजनन नीति कह लें उसको। पशु कौन से नस्ल की पैदा होगी, कैसे होगी, कितने दिन में करते हैं आप, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो आपने जैसे बताया है, क्या उसको पूछ लूंगा। तो इसके लिए क्या आपके कार्यक्रम हैं कि उसको बता दीजिए कि इतने पशुओं के गर्भाधान के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए आपकी नीति क्या है, पशु प्रजनन नीति क्या है, कौन सा टीका कैसे किस कार्यक्रम में लगाते हैं और कितना व्यय उसमें हुआ है? व्यय आप मन ही बताएंगे तो भी चल जाएगा। सभापति महोदय, पूरे प्रदेश भर में जो आपने जानकारी चाहा है उसके अनुसार हमने जानकारी दिया है। इससे संबंधित आपने कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में आप जानकारी चाह रहे हैं, तो सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में जो हमारे गौवंशीय हैं, दुधारू पशु हैं, उनके गर्भाधान के लिए प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र और मुख्य ग्राम खंड उपकेंद्र, पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, इनमें पर्याप्त उसकी व्यवस्था है जहां की कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। और अच्छे नस्ल कैसे हम विकसित कर सकें प्रदेश में, जिससे कि हमारे जो प्रदेश की जो आवश्यकता है दूध उत्पादन का, उसमें हम कैसे वृद्धि करके राष्ट्रीय औसत के बराबर हम ला सकें, इसके लिए हमारे पास ये व्यवस्था है। और सभापति महोदय, आपके संरक्षण में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप और जो देश की जो क्राइसिस है दूध उत्पादन में, उसको लेकर के हम लोगों ने प्रदेश में एनडीडीबी के साथ यहाँ समझौता किया है और उसके तहत दूध का उत्पादन हम कैसे करें और धीरे धीरे क्रमशः हम उसमें लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और भी दूध उत्पादन में अच्छे नस्लों का सुधार हम कैसे कर सकें, अच्छे नस्ल की जो गाय हैं वहाँ लोगों तक हम कैसे वितरण
करके वहां तक पहुंचा सकें। चारा, इसके साथ में चारा का भी उत्पादन हमारे पास हो सके, इस तरह की योजना लेकर के हम काम कर रहे हैं। सर आप विद्वान हुए तो ठीक है, मैं पूरे स्वीकार करता हूं आपको। मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी माननीय सभापति, आपने यदि उत्तर दिया है, एक तो दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं है, 7वें-8वें नंबर में है देश में। दूसरा, प्रति व्यक्ति खपत तो बीपीएल से नीचे है हमारे यहाँ। तो मैं, आपने कहा हम अच्छे नस्ल, उन्नत नस्ल पैदा करना चाहते हैं। आप 53 लाख गौवंशी पशुओं के गर्भाधान की नीति कार्यक्रम को नहीं बताया आपने। पशु प्रजनन नीति क्या है, कौन सा टीका लगाते हैं, होलिस्टाइन पैदा करेंगे और भी जो नस्लें हैं थार पारकर पैदा करेंगे, गिर पैदा करेंगे, क्या करेंगे कितने दिन में, ये आप नहीं बताए कि आपकी नीति क्या है। अब जो आपने केंद्रों की संख्या का भी उल्लेख किया, 53 लाख के लिए आपने कहा कि 1585 संस्थाओं के माध्यम से, संस्था सरकारी है गैर सरकारी भाई, एक तो ये बता दीजिए। 412 केंद्र की आपको और आवश्यकता है, तो 412 केंद्र खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। तो इन लक्ष्यों के लिए एनडीटीवी का आपने उल्लेख किया, तो वो दुग्ध संग्रहण विपणन का काम करती, वो नस्ल सुधार में उसका कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए इसमें स्पेसिफिक मुझको बता दीजिए कि टीकाकरण के आपके कार्यक्रम किस आधार पर कैसे संचालित करते हैं, ये संस्थागत क्या है। 412 केंद्र की आपकी जरूरत है, तो दुग्ध उत्पादन के लक्ष्यों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में आप कर क्या रहे हैं। फिर छोटा सा और प्रश्न कर लूंगा आपको, उसको थोड़ा क्लियर बाद में बताऊंगा, बोलेंगे तो ये भी मैं मान लूंगा भैया, लेकिन आपको ये बता दूं ये बहुत कमजोर है। चिराग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मैं एक आध पूछ लूंगा। सभापति महोदय, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बछिया उत्पादन हेतु सेक्स शॉर्टेज सीमेंट के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लगभग 90% तक बछिया प्राप्त किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम के अंतर्गत त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम एबीवीपी संचालित है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत इसी प्रकार से हम त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत सेक्स शॉर्टेज सीमेंट के से कृत्रिम गर्भाधान से लगभग 90% मादावश प्राप्त होने की संभावना होती है। इसके तहत हम इसे सभी जगह योजना अंतर्गत सेक्स शॉर्टेज सीमेंट से 1 करोड़ 10 लाख 1228 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के लक्ष्य के अनुरूप में 33,484 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य संपादित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जिसमें सर पढ़ मत ना, छोटे छोटे चलता 7,883 संतति पैदा हुए, जो 87% मादावश है। इस प्रकार से लगातार इसमें काम हो रहा है सभापति महोदय। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी गर्भाधान कार्यकर्ताओं हेतु उसके लिए भी व्यवस्था है। प्राइवेट सेक्टर से भी हम उनका भी सहयोग लेते हैं। आदरणीय, मैं जिस विषय को पूछ रहा हूं उसको डिटेल बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी नीति, आपने राष्ट्रीय नीति बताई गोकुल मिशन की, उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है मैं आगे बोल दूंगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि 53 लाख यदि हैं, और आपने जितने ये पूछा मैंने आपसे कि जो 1585 हो संस्थागत आपने लिखा है वो प्राइवेट है सरकारी है, एक। दूसरी बात, जितना आपने गर्भाधान किया है, कृत्रिम गर्भाधान कितने पशु को आपने एक साल भर का बता दीजिए। चलिए, एक साल में इतने लोगों को इतने पशु का गर्भाधान किया और इसमें इतने का लक्ष्य था और कितने किए हो ये बता दो, तो हमको कार्यक्रम की गति पता लग जाएगी। आप पूरा उत्तर नहीं देंगे तो भी, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति हमारी इस क्षेत्र में। मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा सभापति महोदय। चलिए, अलग से उपलब्ध। माननीय सभापति महोदय,
मैं भी पूछूंगा इसमें जरा ध्यान जी जी रखिएगा। जी पशु प्रजनन नीति और उसका लक्ष्य और उसके लायक कार्य योजना और आत्मनिर्भर और स्वस्थ छत्तीसगढ़ और किसानों के इनकम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अब मैं दूसरे खंड में आ जाता हूं, चिराग में। आप ये बता दीजिए महोदय, चिराग योजना, इसके जवाब देने दीजिए। अब इसमें रहने दीजिए ना, अब तो बोले अलग से दे दूंगा बोले है ना। मैं लक्ष्य में अभी बता दे रहा हूँ। नहीं, बाद में दे दीजिएगा, अब रहने दीजिए। मैं जो बात आपके ध्यान में लाना चाहता था, आप तो बगल में भैया, नहीं जो तो दोनों अगल बगल में हो, अब तो हम लोग आप बिल्कुल पूछेगा ना, मैं तो आखिरी प्रश्न या दूसरे खंड में आ रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा। आपने चिराग परियोजना जो लागू हुई 183 करोड़ रुपए की, वो समय से पहले क्यों बंद हुई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक। दूसरी बात, कोविड कब समाप्त घोषित की भारत सरकार ने और परियोजना कब बंद हुई? कोविड का आपने कारण बताया, भारत सरकार ने अनाउंस किया कि इस तारीख को कोविड बंद हुआ करके, और कोविड बंद होने के बाद, समय के बाद वो परियोजना सरेंडर हुई है। तो इसका कारण बता दीजिए मेरे को, और दोषी कौन है इतने बड़े राशि को वापस करने के लिए? सभापति महोदय, ये निश्चित ही हमारे चिराग परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और छत्तीसगढ़ के हित में खास करके छोटे एवं सीमांत किसानों को आय को वृद्धि करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, कृषि प्रणाली को सुदृढ़ करना, कृषि आधारित आजीविका को सशक्त करना, किसानों को बाजार तक बेहतर उपलब्ध संसाधन वहां तक पहुंचाना, और खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के हमारे किसान हैं, ट्राइबल वर्ग समाज है, उनकी आय को कैसे हम बढ़ा करके हम कैसे समृद्ध कर सकें, ऐसे उद्देश्य को लेकर के काफी बहुउद्देशीय योजना थी। उसको लेकर के योजना जो है स्वीकृत किया गया था, और निश्चित ही हमें कह सकते हैं, और हमारे सामने बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री जी, सभापति महोदय, उनके कार्यकाल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, और जिसके चलते इस योजना जो है लगातार पिछड़ते गया, कोई काम नहीं हुआ सभापति महोदय। इस वजह से हमारी जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जब टेक ओवर किया और इसमें प्रगति लाए, काफी तेजी से हम काम करना शुरू किए, लेकिन इंटरनल जो पहले का इनका जो वर्किंग जो प्रोग्रेस आना चाहिए था, वो नहीं आने की वजह से भारत सरकार के जो वहां लगातार इसकी समीक्षा की सर, और समीक्षा में पाया गया 2.5 घंटा भाषण दिए थे, आप नहीं थे, इसलिए आज बता रहे हैं। जो अपेक्षित जो प्रगति होना चाहिए था, वो अपेक्षित प्रगति को नहीं मिलने की वजह से इसे नोटिस दे करके इसे बंद किया। सर, एकदम स्पेसिफिक प्रश्न था, सरकार इसकी थी उसकी थी, वो तो ठीक है। अंतिम प्रश्न। हाँ, अब आपके ऊपर छोड़ता हूं भाई, मैं प्रश्न तो नहीं देते तो भी तैयार हूं मैं, जो बात फ्लोर में माननीय सभापति महोदय, सर अंतिम प्रश्न बोले बस बैठ रहा हूं मैंने स्पेसिफिक पूछा कि परियोजना बंद होने के कारण क्या है। आपने स्वीकार किया है कि अनुरूप प्रगति नहीं होने के कारण बंद की गई, गरीबों के लिए थी, ये आपने स्वीकार किया। उसके लिए दोषी कौन? कोविड काल का भी उल्लेख है। कोविड काल भारत सरकार ने घोषित किया कि देश कोविड मुक्त है, उसके बाद राशि, उस अवधि के बाद राशि सरेंडर की गई। तो दोषी अधिकारी इतनी बड़ी परियोजना को वापस कर दिए, उसमें कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। राजनीतिक कारण जो भी हो, ये मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, वो, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो तो स्थायी हैं। इतनी बड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए, हित के लिए थी, प्रगति नहीं हुई, इसलिए हम पैसा को वापस कर देंगे। क्यों, किस बात की तनख्वाह खा रहे हैं? फिर उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे ये बताइए, जांच करवा के, बस इतना ही मुझे जान। और आप तो फिर दमदार आदमी हो, पूरा कृत्रिम गर्भाधान आपके कंधों पर चलेगा आगे। भैया आपको कुछ पूछना है? मेरा पहले दो जवाब आप देखिए, आपके प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं है, मैं दे रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, आप इतना दे दीजिए। हाँ, सभापति महोदय, मैंने बताया
कि देखिए इतना महत्वाकांक्षी योजना और जिसके लिए तमाम यहाँ भर्तियां जो समय पे किया जाना चाहिए था अलग अलग पदों पे विशेषज्ञ से लेकर के हमारे खंड स्तर तक ग्राम पंचायत स्तर तक और उसके माध्यम से 2.5 घंटे के जितनी भर्तियां थी उसमें से सभापति महोदय कुछ भर्तियां हम लोगों ने हमारी सरकार बनने के बाद इसमें प्रथम चरण में 267 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था और 445 पदों का सृजन करके उसके भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ किया था। और इसी बीच में सभापति महोदय मैं वहां रहा हूं, कार्यवाही बनती है, कार्यवाही करेंगे तो ठीक है, बाकी बात छोड़ दीजिए, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका के साथ अन्याय किया। अब आप ये आपके विवेक में है, धन्यवाद, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, आपकी नाराजगी में दूर श्री अटल श्रीवास्तव सभापति महोदय नहीं सभापति पूछना चाहते थे उसको मौका नहीं पूछना देंगे। चाह रहे क्या? हाँ, अच्छा, माननीय अपने वरिष्ठ साथी, क्योंकि पिछले सरकार मुझे मेरा नाम का उल्लेख किए हैं, मैं भी पूछूंगा उनसे। वरिष्ठ साथी आप पूछ लो। आदरणीय हमारे वरिष्ठ सदस्य, विद्वान सदस्य और इस सदन के बड़े हैं आक्रामक नेता, उनका जो भावना है उसके अनुरूप आपके जो आप चाहते हैं कि वास्तव में किसकी दोषी है, मैं इसका निश्चित ही परीक्षण कराऊंगा और इसमें जवाबदेही तय होना चाहिए। इसके लिए भी हम कार्रवाई करने के लिए हम अनुशंसा भेजेंगे सब।